वेलकम स्टूडेंट्स अगेन। हम लोग मेटलर्जी का एक लेक्चर देख चुके हैं जिसमें हम लोगों ने मेटलर्जी की डेफिनेशन, ओर्स, मिनरल्स, गैंग, मैट्रिक्स, प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस, टाइप्स ऑफ ओर, ये क्लासिफिकेशन, ये सब अपन लोग पढ़ चुके हैं। नाउ उसमें हमने स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी की बात की थी और 3 स्टेप्स में हमने बात की थी। इसके 2 स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप वाज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर एंड सेकंड इज रिडक्शन ऑफ ओर। ये 2 स्टेप्स हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। सेकंड स्टेप तक हम लोग आ चुके थे। नाउ सेकंड स्टेप में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखें कि रिडक्शन और कैसे आसानी से किया जा सकता है। तो देखते हैं इसे। नाउ सेकंड स्टेप में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इलिंघम डायग्राम। इलिंघम डायग्राम जो है अपने को हेल्प करेंगे इन डिटरमाइनिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर फॉर रिडक्शन ऑफ गिवन ओर बाय सम रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो इलिंघम डायग्राम के बारे में पहले आप ध्यान देखें। इलिंघम डायग्राम क्या है? तो पहला काम आपको ध्यान रखना है, इलिंघम डायग्राम जो है डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। इन्हीं ग्राफ को हम लोग बोलेंगे इलिंघम डायग्राम। और ये इस बात पर बेस्ड है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जिसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एच प्लस माइनस डेल्टा एस एंड टी। तो ये डेल्टा जी रिएक्शन हो गया डेल्टा एच। और तीसरी बात ये है कि मेटलर्जिकली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के लिए मेटलर्जी, इसका मतलब क्या है, डेल्टा जी जो है डेल्टा मेटलर्जिकली इंपॉर्टेंट फॉर मेटलर्जिकली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस delta H and delta S does not varies appreciably with temperature and hence remains constant, यानी लगभग कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये और ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होते, हालांकि होते तो हैं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा किरचॉफ्स इक्वेशन, आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में या थर्मोकेमिस्ट्री में, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा CP रिएक्शन। उम्मीद है आपने पढ़ा होगा अंडर द हेडिंग ऑफ किरचॉफ इक्वेशन। लेकिन मेटलर्जिकली इंपॉर्टेंट रिएक्शन के लिए दिस इज टेंडिंग टू जीरो, सो वी कैन हैव डेल्टा H2 इज नियरली इक्वल टू डेल्टा H1 और कांस्टेंट हो गया। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा T1 T2 दो टेम्परेचर हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो मेटलर्जिकली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के लिए ये जो है डेल्टा CP रिएक्शन टेंडिंग टू जीरो होता है। या इसी बात को आप ऐसे देख सकते हैं, डेल्टा S2 माइनस डेल्टा S1 in case of entropy T2 by T1 is equal to delta CP reaction. Now again this is tending to zero, so delta S2 is approximately equal to delta S1 or which is remains constant. यानी for metallurgically important reaction delta CP reaction tends to zero, तभी ये assumption हमारी true है। तभी हम ये बोल पाएंगे कि डेल्टा H और डेल्टा S नियरली क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। सो डेल्टा G इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हालांकि मालूम है डेल्टा जी फंक्शन होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर का, बट फॉर सच रिएक्शन वेयर डेल्टा CP रिएक्शन इज टेंडिंग टू जीरो वी कैन हैव डेल्टा जी इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो देखें इन्हीं इंपॉर्टेंट बातों पर ये बेस्ड है। तो देख लें, यानी इलिंघम डायग्राम हमारे लिए डेल्टा जी वर्सेस टी ग्राफ, और मालूम है डेल्टा जी वर्सेस टी एक जीरो होगा,
ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होंगी और नीचे क्या होंगे, नेगेटिव वैल्यू। और डेल्टा जी और डेल्टा एच, डेल्टा जी इसका मतलब जो डेल्टा एच की डायमेंशंस होंगी वही डेल्टा जी की भी डायमेंशंस होंगी, या यूनिट होगी। ठीक है, इसका मतलब डेल्टा जी की यूनिट जनरली क्या होती है, किलो जूल पर मोल। वही यूनिट किसकी रहेगी, डेल्टा जी की भी, जो आप जानते ही हैं। तो इनका ग्राफ आएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसमें ना, इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा जी को y, ये c प्लस एम एक्स, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। यानी ग्राफ विल बी व्हाट, आवर फोर्थ पॉइंट इज व्हाट, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, वेयर y स्टैंड फॉर डेल्टा जी, c स्टैंड फॉर डेल्टा h, स्लोप स्टैंड फॉर माइनस डेल्टा s एंड x स्टैंड फॉर t, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो एक बात क्लियर होगी, स्लोप इज माइनस डेल्टा s, नेगेटिव टाइम्स एंट्रोपी स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस। और डेल्टा एस हमें मालूम है, डेल्टा एस इज पॉजिटिव किन रिएक्शंस के लिए, जिनका डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो, यानी गैसियस। व्हाट इज डेल्टा एन जी, डिफरेंस इन दी गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। हमें मालूम है डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, तो ऐसी रिएक्शन का स्लोप क्या होगा, माइनस डेल्टा एस नेगेटिव। और डेल्टा एस पॉजिटिव, और हमें मालूम है डेल्टा एस के बारे में, जब डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा। ये अगर नेगेटिव हो गया तो हमें एक बात कहने में दिक्कत नहीं कि डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और एक बात हमें और भी कहने में दिक्कत नहीं, अगर फेस चेंज प्रोसेस है, सॉलिड गोज टू लिक्विड, या लिक्विड गोज टू गैस, या सॉलिड गोज टू गैस, इन सब के लिए जो है ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। और एंट्रोपी देखो बढ़ ही रही, सॉलिड से लिक्विड जाएंगे, इन सभी रिएक्शंस के लिए भी डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। तो फेस चेंज ऐसी, दीज आर कॉल्ड एज फेस चेंज रिएक्शंस, फेस चेंज। और ये तो है, ये इसी के बिहाफ पे हम ग्राफ डिसाइड कर लेंगे। तो देखो ग्राफ की आने की पॉसिबिलिटी अपने पास कौन कौन से ग्राफ की पॉसिबिलिटी है वो आपको दिखा देते हैं। ये जनरली इस तरह के ग्राफ अपने को मिलते हैं, डेल्टा जी वर्सेस टी, जीरो लाइन इस तरह से, ठीक है। तो देखें इसमें कैसे कैसे ग्राफ अपने को मिलते हैं। तो पॉसिबल ग्राफ, जैसे एक ग्राफ हमें ऐसे मिल सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जीरो वाली है, इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, नाउ डेल्टा जी बिकम्स मोर नेगेटिव, मीन्स स्पॉन्टेनिटी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब एज टी इंक्रीजेस स्पॉन्टेनिटी इंक्रीजेस। इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब ऐसी रिएक्शन का डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते स्पॉन्टेनिटी इंक्रीज कर जाती है। दूसरी पॉसिबिलिटी अपने पास ग्राफ कुछ ऐसे सा आ जाए, तो यहाँ पे देखिएगा ये लास्ट यहाँ पे जीरो है, उसके बाद मीन्स एस टी इंक्रीजेस स्पॉन्टेनिटी डिक्रीजेस। या वो रिएक्शन है जिनका स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब डेल्टा एस क्या है इनका, नेगेटिव, ठीक है, तभी स्लोप पॉजिटिव आएगा। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी है कि कुछ रिएक्शन ऐसे हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा एन जी डज नॉट डिपेंड, डेल्टा जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इसका मतलब द एंट्रोपी चेंज इज टेंडिंग टू जीरो, या डेल्टा एन जी भी टेंडिंग टू क्या है, जीरो है। ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, दीज आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, देयर स्पॉन्टेनिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो इस तरह के पॉसिबिलिटीज अपने पास हैं, ठीक है। ये तीन मेन पॉसिबिलिटीज हैं। और ऐसे ही बोलने के लिए बोल देते हैं कि अगर ये इधर आ गई तो दिस इज फॉर व्हाट, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती किसी भी टेम्परेचर पे। तो देखें इसे, तो ये बेसिकली 3 या 4 पॉसिबिलिटीज हैं इलिंघम डायग्राम की। अब इन्हीं कंडीशंस को हम लोग देखो यूज करेंगे, इन कंडीशंस को देखो यूज करेंगे। अब देखिएगा, अब
एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखिएगा, फोर्थ पॉइंट ये था अपना, दिस वाज आवर फोर्थ पॉइंट। नाउ फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि मान लो हमने एक रिएक्शन ली, सम मेटल सॉलिड reacts with X/2O2 gas giving, लेट्स से कुछ कंपाउंड बन गया, लेट्स से Y मेटल बोल दिया, तो MyOX इस तरह का कुछ सॉलिड बन गया। ये एक रिएक्शन मान ली, यानी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फ्रॉम मेटल एंड ऑक्सीजन। ना इस रिएक्शन का अगर हम देखें डेल्टा, पहले तो डेल्टा Ng देखें, तो डेल्टा Ng क्या है, तो क्या हो गया, सॉलिड है तो 0 -0 और ये कितना हो x/2, तो इसका मतलब ये वैल्यू आ गई -x/2, तो डेल्टा Ng क्या हुआ, नेगेटिव। सो डेल्टा S भी क्या होगा, नेगेटिव, बट स्लोप इज व्हाट, पॉजिटिव। और वैसे भी जब गैस मोल घटेंगे तो एंट्रोपी घटेगी ही। थोड़ा सा घुमा लो, थोड़ा सा, तो गैस के मोल घटेंगे तो एंट्रोपी घटेगी, कोई बात नहीं। यानी इन इक्वेशंस की अगर बात करें, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, इन रिएक्शंस की बात करें, तो वी कैन हैव अ ग्राफ ऑफ 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस तरह के ग्राफ अपने को मिलेंगे। स्लोप क्या आएगा इसका, पॉजिटिव। ये है ग्राफ, इसको शॉर्ट में अपन ऐसे बोल देते हैं, M गोइंग टू M2X। अंडरस्टूड है ऑक्सीजन की रिएक्शन, M गोइंग टू व्हाट, M2X, इस तरह से लिख दिया। तो देखो इसमें, और ये वो टेम्परेचर है, यानी जब ये इसके बाद रिएक्शन क्या थी, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी यहीं तक आप करा सकते हैं। यहाँ तो 0 वैल्यू। तो अब ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये ग्राफ आ गया, तो इन्हीं ग्राफ को देख के अपने को आइडिया लगाना है। तो एक बात तो हम लोग बोलेंगे क्या, मान लो आपने 25 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट किया, तो 25 पे स्पॉन्टेनियस था, और इस टेम्परेचर पे आके क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, उसके बाद नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। अब इन्हीं रिएक्शंस को देखो हम यूज़ करेंगे, ठीक है, और आगे हम लोग यूज़ करेंगे जो, और आगे इसमें यूज़ करेंगे जो हम लोग यूज़ क्या बोलते हैं, हेस लॉ। हेस लॉ क्या कहता है कि डेल्टा G, डेल्टा S, डेल्टा H और डेल्टा E क्या होते हैं, एडिटिव। दिस इज हेस लॉ। इसका क्या मतलब है कि अगर रिएक्शन ऐड करोगे तो डेल्टा G ऐड होगा, डेल्टा H ऐड होगा, डेल्टा S ऐड होगा, डेल्टा E ऐड होगा, ठीक है। रिएक्शन सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई, रिवर्स करोगे, साइन चेंज। तो देखिए ध्यान से, यही होना है। अब देखो ध्यान से, हमने एक डायग्राम बनाया, डेल्टा G वर्सेस T, और एक इक्वेशन लिखी हमने, Fe goes to Fe2O3, इस तरीके से, मतलब आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिविंग Fe2O3। और एक इक्वेशन हमने और लिखी इस तरह का, एल्यूमिनियम गोज टू Al2O3, और ये वो टेम्परेचर है जहां पे क्रॉस करते हैं, ऐसे कुछ करते। स्टार्टिंग लेट से 25 डिग्री सेल्सियस से किया, और जो भी टेम्परेचर लेगा, ये 2 रिएक्शंस हैं। तो एक बात हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं, क्या, तो क्या इक्वेशन लिखोगे यहां पे, लेट्स से 2Fe प्लस 3/2O2 गिविंग Fe2O3, ठीक है। मान लिया ये वैल्यू है -50 किलो जूल पर मोल यूनिट्स में, ऐसे ही आर्बिट्रेरी, और ये मान लिया -70 है किलो जूल पर मोल, आर्बिट्रेरी वैल्यूज। तो हमें एक बात कहने में कोई दिक्कत नहीं, क्या, और एक इक्वेशन लिखी क्या,
2 एल्यूमिनियम सॉलिड, ये सब सॉलिड है, प्लस 3/2O2 गैस गिविंग Al2O3। इन सब का डेल्टा जी 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका -50 है, इसका डेल्टा जी 25 डिग्री सेल्सियस पे -70 है। तो देखो इसमें अगर ये है तो एक बात हमने अपने आप से लिख ली, क्या ये दो रिएक्शन है, हमने सोचा कि लो इस रिएक्शन को ऐसे ही लिख लें, 2Al + 3/2O2 गिविंग Al2O3, और ऊपर वाले को रिवर्स कर दिया, Fe2O3 gives 2Fe + 3/2O2। तो इसका डेल्टा जी 25 पे तो -50 क्या हो गया, इसका तो -70 ही रहा और इसका रिवर्स हो गया 50 हो गया। ना इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने पे ऑक्सीजन कैंसिल, तो क्या आ गया अपने पास, 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस Fe2O3 सॉलिड गिविंग Al2O3 सॉलिड प्लस 2Fe। इस रिएक्शन का डेल्टा जी जो नेट रिएक्शन है दैट इज -20, मतलब किलोजूल पर मोल। इसका मतलब ये निगेटिव है, इसका मतलब ये काम हो जाएगा। और ये डेल्टा जी कब का है, दिस इज डेल्टा जी ऑफ व्हाट, 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे ये रिडक्शन हो जाएगा। तो यहीं से कंडीशन आ गई कि एल्यूमिनियम कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिड्यूसिंग Fe2O3 दैट इज हीमेटाइट एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी ये रिएक्शन फिजिबल है। और हमें मालूम है, आप ये तो 25 की डेटा है, आगे बढ़ोगे तो और कस्ट टेम्परेचर, कुछ आगे बढ़ोगे कुछ और, यानी ये वो लास्ट टेम्परेचर है जब ये प्रोसेस हो सकता है, इसके बाद नहीं होगा। इसके बाद देखो ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे हो गया, तो जब जब ये नीचे है ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देगा, और जब ये नीचे होगा तभी डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसलिए एक रूल बना लेते हैं लिंघम डायग्राम में, लोअर डिस्प्लेसेस अपर फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, आप लोग क्या पढ़ते हैं, अपर डिस्प्लेसेस लोअर, जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। वैसे यहां पर भी है कि लोअर मेटल लाइक एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम Fe2O3। लोअर डिस्प्लेसेस, जैसे वहां आप रिएक्शन कैसे डिसाइड करते हो कौन सी रिएक्शन होगी नहीं होगी, E0 सेल पॉजिटिव आए, यहां डेल्टा जी आ जाए नेगेटिव। अरे ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते, सेम कहानी है बिल्कुल। और आपको मालूम है ही है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF वॉट, E0 सेल। तो E0 सेल जितना पॉजिटिव होगा डेल्टा जी उतना क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसीलिए इलिंघम डायग्राम इज रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सबसे टॉप पे रहेगा उसकी रिडक्शन टेंडेंसी बहुत क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी। लेकिन हमें तो यहां ऑक्सीडेशन लिखा है, इलिंघम डायग्राम में व्हाट वी आर राइटिंग, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। मेटल जीरो से कहां जा रहा है, वाइट X+ स्टेट में जा रहा है। इसीलिए इलिंघम डायग्राम एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इलिंघम डायग्राम ये रिवर्स होते हैं। जैसे अल्कली मेटल टॉप पे होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कॉपर जिंक, कॉपर सिल्वर मरकरी गोल्ड, ये बॉटम पे, यहां रिवर्स हो जाएगा, अल्कली मेटल बॉटम पे आ जाएंगे। तो कभी कभी एग्जाम में आए कि यूजिंग इलिंघम डायग्राम प्रिडिक्ट विच कैन डिस्प्लेस विच, तो वो आंसर सीधा सीधा आप यहीं से निकाल सकते हैं बाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज IUPAC कन्वेंशन में रिडक्शन के ऑर्डर से लिखी गई है, और इलिंघम डायग्राम में हम लोग ऑक्सीडेशन ले रहे हैं, इसलिए दोनों रिवर्स हैं। ठीक है, तो कभी आ जाए कि कैन मैग्नीशियम डिस्प्लेस, कभी इस रिएक्शन के बारे में मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी रिएक्शन फीजिबल है या कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, तो वो ध्यान रखिएगा। कभी आप पूछिएगा कि इज दिस रिडक्शन इज पॉसिबल, तो आप इसको इलिंघम डायग्राम से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी। लिख लें सीरीज, आपको मालूम है सीरीज में कि सीरीज में ऑर्डर क्या आएगा, लाइक स्टार्टिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, लिथियम, सीजियम, फ्रेंशियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम यहां आता है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा,
एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन, यानी अब ये तो ऑर्डर हो गया मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी और इलिंघम डायग्राम में जब ये ऑर्डर बनाओगे कुछ इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जो यहाँ बिलो है वो वहाँ अबव हो जाएगा, ये एल्यूमिनियम, नो मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा, लाइक दिस। मैग्नीशियम का ये बिलो हो गया, जो अबव था वो बिलो, ये एल्यूमिनियम का हो गया। तो मैग्नीशियम बिलो आ गया तो डिस्प्लेस कर देगा, मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे क्या है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा क्या है, ज़्यादा क्या है बोलो, पॉजिटिव। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब करोगे तो लेस नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। इट इज रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलेंगे नहीं पहले हमको इलिंघम डायग्राम ही दे दिया जाए। दे दिया जाए तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। इलिंघम डायग्राम अल्टीमेटली कैसे बनेगा, इलिंघम डायग्राम बेसिकली इस फॉर्मेट में रहता है, डेल्टा जी वर्सेस टी का ग्राफ है और इस तरह का जीरो, इस तरह कई सारे मेटल इस तरह से लाइंस खींची होती हैं। सबसे ऊपर आ जाता है सिल्वर का, सिल्वर गोज टू सिल्वर ऑक्साइड, क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड बनता ही मुश्किल है, हमें मालूम है ऑक्साइड ऑफ सिल्वर इज हाईली अनस्टेबल, इसलिए बन भी गया टूट के वापस आ जाएगा। ये रिएक्शन सबसे कम स्पॉन्टेनियस है और ये पॉजिटिव साइड चली जाती, देखो इसका मतलब ये होती नहीं है। तो इस तरह के ग्राफ आ जाएंगे कटते पिटते, और यहाँ स्टार्टिंग किससे होगी, बॉटम पे आएंगे क्या, अल्कली मेटल आएंगे और यहाँ पे आएंगे ट्रांजिशन मेटल, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, ध्यान रखना कुछ अलग से नहीं है। तो इस तरह से आप इलिंघम डायग्राम कभी दे दिया जाए और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके रिएक्शंस अगर डिराइव की जाए तो आप उनके बारे में बता सकते हैं कब कब होंगी कब नहीं होंगी, उनकी स्पॉन्टेनिटी की सारी डिटेल आप बोल सकते हैं। और एक बात और ध्यान रख लेना इसमें, 5th पॉइंट एक बार और ध्यान रख लेना आपको, कि जैसे आपने एक रिएक्शन लिखी Y मेटल सॉलिड प्लस X/2O2 गैस गिविंग व्हाट, M2OX सॉलिड, तो इसका डेल्टा एस क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एस, इट इज पॉजिटिव। तो एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर इसका डेल्टा एस बोले तो क्या आएगा, एस ऑफ व्हाट, M2X जो कि सॉलिड है, माइनस Y टाइम्स एस ऑफ मेटल जो कि सॉलिड है, प्लस X/2 टाइम्स एस ऑफ O2 विच इज गैस। तो ना हमें मालूम है सॉलिड की एंट्रोपी क्या होती है, टेंडिंग टू जीरो, सॉलिड की क्या होती है, टेंडिंग टू जीरो, तो यही कंट्रीब्यूट करेगा, और ये मालूम एंट्रोपी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, जो हमको पहले से ही पता है। और हमने इसको ग्राफिकली ऐसे डेल्टा जी वर्सेस टी, ये जीरो। तो नाउ आई हैव शोन स्ट्रेट लाइन विच शोज मेटल गोज टू व्हाट, M2X। नाउ अब टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर के लगातार बढ़ने से क्या हो जाएगा, ये मेटल सॉलिड कहाँ चला जाएगा, बढ़ते बढ़ते मान लो लिक्विड हो गया। तो अब नई इक्वेशन क्या आ जाएगी, नई इक्वेशन क्या आएगी बोलो, व्हाट वी कैन राइट अ न्यू इक्वेशन, Y टाइम्स मेटल लिक्विड प्लस X/2O2 गैस गिविंग M2OX। तो नाउ अगेन ये सॉलिड है, तो अब डेल्टा एस क्या लिखोगे रिएक्शन का, बोलो एस ऑफ M2OX माइनस Y टाइम्स एस ऑफ मेटल लिक्विड प्लस X/2 टाइम्स एस ऑफ O2 गैस। नाउ एक बात क्लियर हो गई कि दिस इज टेंडिंग टू जीरो, बट मेटल लिक्विड नॉट टेंडिंग टू जीरो, और ये तो बिल्कुल जीरो नहीं है, यानी इट विल कंट्रीब्यूट समथिंग। यहाँ पे क्या था, जीरो कंट्रीब्यूशन है, यहाँ जीरो, यहाँ पे नॉट जीरो, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि X/2 प्लस समथिंग हो जाएगा, तो ये मोर नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए जब जब ये सिस्टम मेल्ट करेगा, आप टेम्परेचर बढ़ाते गए, मान लो मेल्ट कर गया, तो मेल्ट करते ही ग्राफ विल चेंज बिकॉज नाउ स्लोप इज मोर नेगेटिव।
तो स्लोप इज मोर नेगेटिव। इसलिए अब ये ग्राफ यहां से, यानी दिस टेम्परेचर इंडिकेट्स व्हाट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। और यहां पे ग्राफ किसका आएगा, मेटल सॉलिड से, बोलो M2OX सॉलिड। अब अगला ग्राफ किसका हो गया, मेटल लिक्विड से M2OX सॉलिड। फिर आगे बढ़ते गए, ये सेकेंड स्टेप हो गया, मेटल वेपराइज कर गया, गैस फेज में चला गया है, M गेट मेटल X/2 O2 गैस गिविंग M2OX सॉलिड। तो अब इसका डेल्टा S क्या हो जाएगा, S of M2OX माइनस Y टाइम्स S of मेटल गैस प्लस X/2 टाइम्स एंट्रोपी ऑफ O2 गैस। तो नो अब ये दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, ये भी और ये भी। अब और नेगेटिव हो गया, इसका मतलब स्लोप इज गोइंग टू बी मोर नेगेटिव। इसलिए हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे कि यहां से स्लोप चेंज हो रहा है लाइक दिस। सो दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल, ये बॉइलिंग पॉइंट है। और आगे की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, मेटल गैस गोज टू M2OX ऐसे। और हो सकता है आगे जाके मेटल ऑक्साइड भी पिघल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। नौ स्लोप इंक्रीज इसीलिए कर रहा है क्योंकि डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ रही है। तो इतना हिस्सा जो है, दिस इज फॉर मेटल सॉलिड गोइंग टू M2OX। अगला पार्ट है, दिस पार्ट इज फॉर metal liquid going to what, M2OX, and this part is for metal gas going to M2OX। तो ये ध्यान रखिएगा इस तरीके से। और जनरल हम लोग लिख देंगे क्या, metal goes to M2OX। तो ये sudden change in slope indicates melting and boiling point of metal। ये ध्यान रखना आप लोग। अब इसी को देखो, Now discussing our sixth point of Willingham diagram। अब एक हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक। कोक रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दो अपने लिए बड़े इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। O2 गैस, CO गैस प्लस हाफ O2 गैस गिविंग CO2 गैस। और हमें मालूम है कि डेल्टा Ng कितना आ जाएगा इसका, डेल्टा Ng ऑफ C सॉलिड गोज टू हाफ O2। तो डेल्टा Ng क्या हो जाएगा, प्लस हाफ। इसका मतलब डेल्टा S इज पॉजिटिव, सो स्लोप इज नेगेटिव। और इस रिएक्शन की बात करें तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू माइनस हाफ, सो डेल्टा S इज नेगेटिव, सो स्लोप इज पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये इनके रिप्रेजेंटेशन है, डेल्टा G वर्सेस T। लेट्स से दिस इज जीरो लाइन। नाउ कार्बन सॉलिड स्लोप कैसा आया, नेगेटिव। स्लोप इज व्हाट, नेगेटिव। और CO गोज टू दिस, स्लोप इज व्हाट, पॉजिटिव। तो ये ग्राफ जनरली हो गया, C सॉलिड गोज टू व्हाट, C सॉलिड गोज टू CO। और ठीक है, नो कार्बन सॉलिड गोज टू व्हाट, कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 माइनस हाफ, इट इज हाफ, डेल्टा इज पॉजिटिव, सो स्लोप इज व्हाट, नेगेटिव। सॉरी दिस इज फॉर पॉजिटिव स्लोप लाइक CO goes to what, CO2, this graph। and again now इसके लिए स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। तो ग्राफ कैन बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज C goes to CO। तो इसका मतलब क्या निकला कि जैसे जैसे T इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, इसके लिए स्पॉन्टेनिटी इंक्रीज कर रही है, बट इस ग्राफ के लिए T इंक्रीजेज, स्पॉन्टेनिटी डिक्रीजेज। और ये वो टेम्परेचर है कॉमन। इस टेम्परेचर के बाद ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है।
So carbon monoxide is better reducing agent below in this range and this is better reducing agent above this temperature. ये आप ग्राफ को ध्यान रखिएगा। फिर देखें 7th पॉइंट ऑफ इलिंघम डायग्राम। तो 7th पॉइंट वो क्या कहता है कि मान लो आपने जो है डेल्टा जी वर्सेस टी ग्राफ बनाया, डेल्टा जी वर्सेस टी ग्राफ बनाया लाइक दिस। फॉर सम मेटल गोइंग टू M2O(X, तो ये अपने लिए क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये है मेटल गोइंग टू मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, लेट्स से दिस इज द ग्राफ ऑफ C गोज टू CO, ये वो टेम्परेचर आ गया, यानी इस ग्राफ से अपने को टेम्परेचर मिल गया। किसका टेम्परेचर मिल गया, यानी इस, अब दो रिएक्शन अपने पास हो गई, कौन कौन सी बोलो, X मेटल गोज टू व्हाट, या 2 टाइम्स इसको लिखें M2X अगर लिखा है, 2 मेटल गोज टू व्हाट बोलो, X/2O2 गैस गिव्स M2OX सॉलिड, और एक रिडक्शन हमारे पास कौन सा है, C सॉलिड प्लस 1/2O2 गिविंग CO गैस। अब इन दोनों रिएक्शन से अपने को मैनिपुलेशन करना है। क्या मैनिपुलेशन करना है, वी वॉन्ट समथिंग अबाउट दिस, M2OX को रिड्यूस करना है CO से, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उसको कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, नाउ इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, X से, तो ये X/2 हो जाएगा, रिवर्स करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये CO हमने क्या कर दिया, CO को हमने क्या, इस रिएक्शन को भी रिवर्स कर दिया, तो ठीक है, और ये CO भी रिवर्स कर दिया। तो यहां पे ये देखिएगा, इस टेम्परेचर के बाद आपको दिख रहा है कि C गोज टू CO कहां जा रहा है, बिलो, एंड लोअर डिस्प्लेसेस अपर। इधर देखेंगे तो अभी क्या है, ये अपर है, अपर कैन नॉट डिस्प्लेस लोअर, बट इलिंघम डायग्राम का रूल क्या है, लोअर डिस्प्लेसेस अपर, यानी इसके बाद ही ये लोअर होगा। यानी अगर इस रिएक्शन की बात करें, इस रिडक्शन की बात करें, लाइक C गोज टू M2X, इसको रिवर्स कर दिया और ये C रखा, तो लेट्स से X टाइम्स C, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, 2 टाइम्स M प्लस ये तो कैंसिल हो गया, X/2 व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, X मल्टीप्लाई करेंगे तो X टाइम्स CO। ये जो रिएक्शन है, यानी क्या कोक मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, नहीं कर सकता, तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी इस टेम्परेचर के बाद ही निगेटिव होगा, दिख रहा है। और हमें क्या दिख रहा है, ये मेल्टिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट, यानी इस केस में ऑब्टेन्ड मेटल विल बी इन लिक्विड फेज, क्योंकि ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का टेम्परेचर है। यानी यहां से अपने को मिल गया क्या, दिस इज टी रिडक्शन, यानी अगर इस मेटल ऑक्साइड को कोक से रिड्यूस करना चाहते हो तो वी हैव ऑब्टेन्ड व्हाट, टी रिडक्शन। मेटलर्जी में टेम्परेचर मिल गया, मान लो कोई रिएक्शन अगर 1000 डिग्री सेल्सियस पे हो रही तो 1500 क्यों करें भाई, इससे तो खर्चे भी तो आएंगे, 500 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर क्रिएट करने के लिए, ऐसे तो नहीं हो जाएगा। इसलिए अब हमें मालूम, अगर कोई रिएक्शन 1000 पे हो रही तो चलो थोड़ा बहुत बढ़ा के कर दो, 1010 डिग्री, 1020 डिग्री कर दो बस, यानी लिमिटिंग कंडीशन मिल गई, कब रिडक्शन होना है कब नहीं होना है। यही इलिंघम डायग्राम का फायदा है। और अगर ये अभी ये ग्राफ यहाँ कट करता तो मेटल किस फेज में आता, गैस फेज में। अगर यहाँ एक ग्राफ यहाँ कट करता तो मेटल किस फेज में आता, सॉलिड फेज में। तो इन दोनों के बीच में कट किया, मेटल लिक्विड आया, इसके ऊपर कट किया, यानी मेटल की स्टेट भी आ गई कि किस स्टेट में मेटल मिलेगा, क्योंकि दिस पार्ट इज फॉर व्हाट, metal solid goes to M2X, this is for metal liquid goes to M2X, this part is for metal gas going to M2X। तो किस मेटल की स्टेट को कट किया है तो पता तो चले। तो ये है इंपॉर्टेंस इलिंघम डायग्राम, बिकॉज कोक इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो ये आप लोग ध्यान रखिए। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं आपको,
delta G versus T. Now we are investigating SnO2 plus coke giving Sn plus CO. इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यानी दिस इज कैसीटराइट, कैसीटराइट और टिन स्टोन और है, इसके रिडक्शन की बात हो रही है, ये ज़ीरो है, तो एक बात क्या क्लियर हो जाएगी। नाउ दिस, अब इस रिएक्शन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको दो रिएक्शन मैनेज करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? Sn प्लस O2 गैस गिविंग SnO2 और C सॉलिड प्लस हाफ O2 गोज टू CO, और ऊपर वाले को रिवर्स कर देना है। तो ये ग्राफ हो गया Sn गोज टू SnO2, ये वाला पार्ट सॉलिड 10, बीच वाला पार्ट किसके लिए हो गया? लिक्विड फेज, ऊपर वाला पार्ट गैस फेज के लिए। तो ना जैसे ही आप ग्राफ को बनाएंगे, दिस इज C गोज टू CO, और ये वो टेम्परेचर आ गया जब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे होगा, उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे मेटल किस फेज में मिलेगा? लिक्विड, यानी हमें मालूम पड़ेगा दैट टिन ऑक्टेन शुड बी इन व्हाट? लिक्विड फेज, ठीक है। और यहां से मिल गया क्या? दिस इज T रिडक्शन, रिडक्शन टेम्परेचर आ गया, यानी टिन कहां मिला अपने को? लिक्विड फेज। इसी तरह ZnO प्लस कोक गिव जिंक एंड CO। तो अगर आप ग्राफ बना लें डेल्टा G वर्सेस T, दिस इज ग्राफ फॉर जिंक गोज टू जिंक ऑक्साइड, ये हो गया इसका मेल्टिंग पॉइंट, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट जिंक, और ये है ग्राफ C गोज टू CO, मीन्स यहां कट कर रहा है, दिस इज T रिडक्शन, और T रिडक्शन बॉइलिंग पॉइंट जा रहा है, इसका टिन विल बी ऑब्टेन्ड इन गैस फेज। तो आप फेज ऑफ द मेटल, लिमिटिंग टेम्परेचर, ये सब एनालिसिस लिंघम डायग्राम से कर लेते हैं। जैसे अपन घर बनाने से पहले उसका डिज़ाइन बना लेते हैं, इसी तरह रिडक्शन प्रोसेस करने के लिए खासकर अगर कोक है तो ये पूरा डायग्राम बना लेते हैं, ताकि अपने को फर्नेस में उतना ही टेम्परेचर क्रिएट करना पड़े जितने की अपने को ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालते हैं प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल, प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल, इनके बारे में देख लेते हैं। और हमने आपको लिस्ट लिखा ही दी थी, अब लिस्ट के अलग अलग जो है कंडीशंस हैं। फर्स्ट लिखते हैं लिक्वेशन, ये ध्यान से देख लें। लिक्वेशन कब अप्लाई करेंगे? व्हेन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल जिसको निकाल रहे हैं इज वेरी वेरी मच लेस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ड्रॉस। ड्रॉस मतलब इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन क्रूड मेटल। जब मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा, जनरली अप्लाइड किया जाता है टिन, लेड और बिस्मथ के लिए, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स कम होते हैं, इनकी मेटेलिक बॉन्ड वीक है। जैसे टिन का मेल्टिंग पॉइंट 262 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें क्या करते हैं, इस तरह से एक स्लोप बनाते हैं, यहां पे रख देते हैं ब्लॉक ऑफ क्रूड मेटल और इसको हीट करते हैं। तो इस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होने से क्या होगा? मेटल प्रेफरेंशियली मेल्ट्स, मेटल प्रेफरेंशियली मेल्ट। तो इसमें से जो है मेटल पिघल करके नीचे फ्लो करेगा एंड इट विल मूव डाउन अंडर द ग्रेविटी, और यहाँ पे इकट्ठा हो गया, दिस इज प्यूरिफाइड मेटल। तो मेटल की मेल्टिंग पॉइंट, तो उसका बेसिक क्या हुआ इक्वेशन कि किस बात पे बेस है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज वेरी वेरी मच लेस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इट ड्रॉस। सो व्हेन ब्लॉक ऑफ क्रूड मेटल इज हीटेड on the slope of a furnace, then metal preferentially melts
and moves down under gravity. तो ये लिक्वेशन हो गया। सेकंड अपने को पढ़ लेते हैं लाइक पोलिंग। पोलिंग में क्या करते हैं, ये हमने लिया मॉल्टन क्रूड मेटल, वी हैव टेकन मॉल्टन क्रूड मेटल, और इसके अंदर लिया दिस इज ग्रीन पोल ऑफ वुड, लकड़ी का डंडा, हरा हो तो ज़्यादा बेटर है, ग्रीन, और इसकी ऐसी चर्निंग कराएं, मूवमेंट कराएं। तो मूवमेंट कराएं तो क्या हो सकता है कि मेटल है इसके अंदर, तो मेटल है, मेटल के अंदर मान लो क्या है, मेटल ऑक्साइड है, अनरिड्यूस्ड और पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, अनरिड्यूस्ड और पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट है, जो मान लो रिडक्शन में स्केप आउट हो गए, नहीं बच गए, तो उनमें क्या होता है कि जैसी ग्रीन पोल ऑफ वुड, पोल से ही बना है पोलिंग, ठीक है, जैसे आप चर्निंग अंदर डालोगे इसके मोल्टन सिस्टम में, तो ये वुड डिकम्पोज करेगी और यहां से जनरेट होगा मीथेन गैस। और मीथेन गैस तो ऐसे लिखेंगे इसको, वुड इज बेसिकली कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज वुड, and this wood will generate to give methane along with some other gases, और ये मीथेन ही रिड्यूस कर देगा क्या, unreduced metal oxide particle to give metal, CO, CO2, H2O and other gases. These are gases lost. ये मेटल आ गया, इसको बोलते हैं पोलिंग। पोलिंग इज जनरली डन विद कॉपर के साथ भी करते हैं, टिन के साथ भी करते हैं और लेड के साथ भी करते हैं। तो ये पोलिंग है, ठीक है, जहां पोल ऑफ वुड इज यूज्ड। फिर देखें थर्ड देखते हैं क्यूपिलेशन। क्यूपिलेशन बना है वर्ड क्यूपेल से। क्यूपेल एक इस तरह का कंटेनर है विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। इसमें क्या कर लेते हैं, मॉल्टन क्रूड मेटल, मॉल्टन क्रूड मेटल भर लेते हैं और ऊपर से एक पाइप के थ्रू O2 ब्लास्ट यानी हॉट O2 ब्लो करेंगे। तो हॉट O2 ब्लो करेंगे तो इसमें क्या होगा, दिस इज मेन मेटल, यानी जो हमें निकालना है, मेन मेटल प्लस O2 कोई रिएक्शन नहीं होगी। और इलिंघम डायग्राम से हमें सब मालूम पड़ गया है कब रिएक्शन होती है और कब नहीं होती है। तो मेन मेटल प्लस O2, और इम्प्यूरिटी मेटल अगर कोई प्रेजेंट है, impurity metal will react with O2 forms impurity metal oxide, impurity metal oxide ऐसे बना देगा। यानी impurities और dross present in crude metals are preferentially oxidized, यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, preferential oxidation। अब ये मेटल ऑक्साइड कभी कभी सॉलिड भी बनते हैं और गैस भी होते हैं। अगर सॉलिड बन गया तो वी कॉल्ड एज स्कम, तब इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, स्कम। जैसे देखिए दिस इज क्रूड सिल्वर। क्रूड सिल्वर तो सिल्वर है ही है, क्रूड सिल्वर के अंदर इंप्योरिटी क्या है, लेड है। सिल्वर तो मेन मेटल है, लेड इंप्योरिटी मेटल है, और कुछ नॉन मेटल है। तो क्या होगा इसमें, Ag प्लस O2 तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, Pb plus O2 will give PbO and PbO will appear as scum। स्कम को हटा लेंगे ऊपर से, स्कम और प्रेसिपिटेट इस तरह से। और सम अदर इम्प्यूरिटीज लाइक कार्बन वार्बन हुई, कार्बन रिएक्ट विद O2 गिविंग CO CO2, जो गैसियस इम्प्यूरिटी है लॉस,
सल्फर थोड़ा बहुत प्रेजेंट हुआ, इट इज ऑल्सो लॉस्ट, लाइक SO2। तो ये गैसियस ऑक्साइड्स हैं, दे आर लॉस्ट, और मेटालिक ऑक्साइड अपेयर एज ए स्कम। तो लेड इज सिल्वर इज प्यूरिफाइड बाय क्यूपुलेशन। ये थर्ड मेथड हो गया अपने लिए। फोर्थ मेथड देखिएगा, लाइक डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन किस पर बेस्ड है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज वेरी वेरी मच लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इम्प्यूरिटीज। और जनरली यूज किया जाता है जिंक, कैडमियम और मरकरी का। इनके होते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट, या आपने पढ़ा होगा ब्लॉक केमिस्ट्री में, जिंक, कैडमियम, मरकरी, बिकॉज ऑफ D10 configuration they have weak metallic bonding and they have low boiling point। तो देखें इसमें डिस्टिलेशन है, तो इसमें क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट होने से क्या होगा? मेटल क्या करेंगे? प्रेफरेंशियली वेपराइज कर जाएंगे। तो ऐसे सिस्टम में हम मान लो एक फर्नेस लिया और इन फर्नेस में इनको हीट करते हैं, तो ये जिंक, कैडमियम, मरकरी अगर हुए तो लेट्स से जिंक, इट विल प्रेफरेंशियली वेपराइज, और नीचे क्या छूट जाएंगी? इसकी इम्प्योरिटी। इसी तरह कैडमियम और इसी तरह मरकरी। बॉइलिंग पॉइंट इज लो, सो वी कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का ही एक्सटेंशन है, फिफ्थ है एमलगेमेशन। फिफ्थ है एमलगेमेशन। एमलगम इज व्हाट? एलॉय विद मरकरी। तो ये मेटल क्या है कि मेटल M रिएक्ट्स विद मरकरी और स्पेसिफिक एंड सेलेक्टिवली कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या बनता है? एमलगम। MHG दिखाते हैं, इट इज एलॉय कॉल्ड एज एमलगम। यानी हर मेटल, आयरन, प्लेटिनम और इरिडियम, इनको छोड़ दें, नो एमलगम फॉर्मेशन। नो एमलगम फॉर्मेशन, यानी आयरन, प्लेटिनम, इरिडियम छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी मेटल अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर सेलेक्टिवली फॉर्म्स एमलगम। यानी आप इसको सेलेक्टिव कर सकते हैं। कई सारे मेटल हैं, बना तो बहुत सकते हैं, लेकिन आप ये शो कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर मेटल ही एमलगम बनाए, और एमलगम बनने के बाद इसको हीट करेंगे, दैट इज डिस्टिलेशन। और आपको पता ही है कि मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, लो बॉइलिंग पॉइंट, वेपराइज हो जाएगा, बच क्या जाएगा? दिस इज प्यूरिफाइड मेटल बच गया, और ये मरकरी रीयूज हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एमलगमेशन, बट नॉट यूज फॉर आयरन, प्लेटिनम एंड इरिडियम। और इसका बेसिक रीजन एलॉय फॉर्मेशन की कंडीशन आप लोग कहाँ पढ़ते हैं? ट्रांजिशन मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, कब एलॉय बनेगा, कब एलॉय नहीं बनेगा, तो आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। बट अभी ये ध्यान रखिएगा कि आयरन, प्लेटिनम, इरिडियम इस तरह के मेटल एमलगम फॉर्म नहीं करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ये फिफ्थ मेथड हो गया। ये सिक्स्थ मेथड देखें। सिक्स्थ मेथड पार्क्स प्रोसेस। Parkes process. Parkes process is based on partition or distribution पार्टीशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। और ये प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक पर ये बेस है। इस पर ऐसे देखिएगा, मान लो दो इमिसिबल लिक्विड हैं, वाटर एंड लेट्स से CCl4। दीज आर immiscible
लिक्विड। अब हमने क्या किया, इसमें आयोडीन डाल दी और चर्निंग कर दी। तो आयोडीन चर्निंग करने के बाद आयोडीन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। कुछ आयोडीन CCl4 में जाएगी, कुछ आयोडीन वाटर में जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें, व्हाट वी कैन राइट, एक डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे KD। KD इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट और पार्टीशन कांस्टेंट। KD is equal to concentration of iodine in CCl4 upon concentration of iodine in water, and this ratio is greater than 1 because iodine is more soluble in CCl4 because iodine is non-polar and CCl4 is non-polar and light dissolves light. तो ऐसा ही हम यूज करेंगे यहाँ पर भी। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि मान लो अपने पास क्रूड सिल्वर है और हमने इसके ऊपर रख दिया मॉल्टन जिंक, और ये भी मॉल्टन स्टेट में है, पिघला लिया। अब दो अलग अलग लेयर बन गई। हमें मालूम है जिंक इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट, सिल्वर इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट, और सिल्वर क्या करेगा इसके अंदर, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करेगा, बट मोर अमाउंट ऑफ सिल्वर इज प्रेजेंट इन जिंक लेयर। और फाइनली इसको क्या करते हैं, इस तरह के कंटेनर में भर लेंगे, ये लेयर्स हैं, और यहाँ से नॉब ओपन करेंगे ताकि एक लेयर खाली हो जाए, ऊपर वाली लेयर अपन अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद हीट करेंगे तो जिंक गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा, सिल्वर बच जाएगा। तो ये है मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं पार्स प्रोसेस। डिस्ट्रीब्यूशन यानी किसी भी क्रूड मेटल को ऐसे मॉल्टन मेटल के कांटेक्ट रखना जिसमें उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो और बाद में उस मेटल को हटाया भी जा सके। जनरली यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सिल्वर। नाउ सेवेंथ मेथड, that is mesmerization. That is mesmerization. Seventh method is mesmerization. तो इस मेथड को कैरी करने के लिए स्पेशल फर्नेस यूज करते हैं, उसको बोलते हैं बेस्मर कन्वर्टर, और इसका प्रिंसिपल सेम है क्यूपलेशन के लिए। क्यूपलेशन प्रिंसिपल पे ही ये बेस्ड है, दैट इज प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन ऑफ impurities present in the metal based on what, preferential oxidation of impurities present in crude metal, उनके प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन पर ही बेस्ड है। और जनरली ये आयरन के लिए यूज करते हैं हम लोग। इसमें फर्नेस की डिजाइनिंग है इस तरह की, पियर शेप्ड फर्नेस है। पियर मतलब नाशपाती जैसी, और इसमें इस तरह का एक सिस्टम है हैविंग होल्स। यहां से हम पास करते हैं O2 लांस। लांस मतलब प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन। ठीक है, और यहां पे है मॉल्टन मेटल है, और यहां पे सब मैकेनिकल अरेंजमेंट्स रखते हैं ताकि इसको मूव कराया जा सके। जैसे आप लोगों ने देखा है सीमेंट का मिक्सचर, उसमें सीमेंट मोरम सब डाल करके इसको मिक्स करते हैं, फिर घुमाते हैं, वैसा ही है, सेम बिल्कुल। और इसी में यही है कि जो गैसियस ऑक्साइड्स हैं ऊपर जाएंगी एंड मेटल ऑक्साइड इम्प्योरिटी आर अपीयर एज इसका। तो जनरली यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ आयरन, यानी आयरन वो करेंगे। तो आयरन प्लस O2 लांस, और इसमें एक हीटिंग कॉयल रखते हैं ताकि इसको पिघलाया भी जा सके। एक मॉडर्न फर्नेस है। आयरन प्लस O2 लांस तो कोई रिएक्शन ना हो, इसके अलावा बाकी सब हो जाएं। impurities like carbon react with O2 giving CO, so this is a crude iron।
It is used for purification of iron and other impurities from oxides. So this is called as what? Besmerization. So these are various purification techniques. Seventh technique. Next we'll use eighth technique is Van Arkel method. और वेपर फेज रिफाइनिंग. वैन आर्कल मेथड और वेपर फेज रिफाइनिंग. इसमें क्या करते हैं, मेटल कोई मेटल सॉलिड, दिस इज क्रूड metal reacts with gas and forms gaseous compound at temperature T1, and this gaseous compound को हीट करेंगे T2, give metal plus same gas where T2 is more than T1. और इसकी दूसरी खास बात क्या है कि impurity plus gas no reaction. Metal selectively reacts with the gas. Metal selectively reacts with gas. तो ये है इसका बेसिक प्रिंसिपल और इसको एक्सप्लेन कर देते हैं. One such example like this is crude nickel reacts with carbon monoxide, let's say 4CO gas, and gives NiCO4, a metal carbonyl gas at temperature around 50 to 60 degrees Celsius, and this NiCO4 gas when heated at 250 to 260 degrees Celsius gives metal plus 4CO gas. So this is refined nickel. और कभी कभी इस निकल के साथ साथ हम एक नाम और बोल देते हैं, लाइक मॉन्स प्रोसेस. ठीक है. और कभी कभी मेटल लाइक मेटल मतलब यहाँ पर है अपना टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम से. तो इस तरह के मेटल जो है टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम भी रिएक्ट करते हैं लाइक आयोडीन एट टेम्परेचर T1 एंड फॉर्म्स Mi4 गैस. And this Mi4 further heated at T2 where T2 is more than T1, giving metal plus 2 times I2 gas. This is for titanium, zirconium and hafnium. तो ये भी है एक तरीका. Vapor phase refining, Van Arkel method. This is 8th method. 9th method देखिएगा. 9th method is zone refining. Zone refining. तो zone refining based है दो बातों पर, fractional crystallization. Crystallization उस प्रोसेस को बोलते हैं where some liquid generates solid. This is called as crystallization. पहली बात. और दूसरी बात पे बेस्ड है ग्रेटर द impurities present in a metal, lesser is melting point. melting point उतना ही कम हो जाएगा. इन्हीं दो बातों पर ये बेस्ड है. तो देखो इसमें क्या करते हैं, ये है अपना बस मेटल, क्रूड मेटल है. जनरली यूज करते हैं इसको रिफाइन करने के लिए लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन, इस तरह के सेमी कंडक्टर मेटल्स को ये लिए यूज करते हैं. सेमी कंडक्टर मेटल्स के लिए यूज किया जाता है. जिसमें क्या करते हैं कि क्रूड मेटल ले लिया,
उसको जो है इस तरह की एक वैक्यूम ट्यूब में रख दिया। जनरली नियॉन गैस यूज़ कर लेते हैं एज गैस टू प्रोवाइड इनर्ट मीडियम। और इसमें क्या करते हैं, एक स्पेशल हीटिंग कॉयल यूज़ किया। ये एक स्पेशल कॉयल है, हीटिंग कॉयल। यहाँ बैटरी वैटरी लगा कैसे, दिस इज स्पेशल हीटिंग कॉयल। तो स्पेशल हीटिंग कॉयल है, तो स्पेशल हीटिंग कॉयल ले लिया था। इसकी खास बात क्या करेगा, बहुत कम टाइम में एक पर्टिकुलर पार्ट को पिघला देगा। इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं जोन। और ये धीरे धीरे इसको लेके मूव करेगा, रुक रुक के क्या करेगा, मूव करेगा। तो देखो इसमें क्या होता है कि हीटर ने एक पार्ट को पिघला दिया। लेट्स से दिस पार्ट इज कॉल्ड एज जोन। और हीटर अब स्लोली स्लोली नीचे मूव करेगा। तो जब नीचे मूव करेगा ये, तो क्या करते हैं, ऐसे मूवमेंट कराएंगे कि कुछ रीजन कॉमन रहे। तो कॉमन रहने से क्या हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट पिघल जाएगा। नाउ दिस विल गो फ्रॉम सॉलिड लिक्विड टू सॉलिड, दिस इज क्रिस्टलाइजेशन। और यहाँ पे जो इम्प्यूरिटीज हैं मेटल के अंदर, वो यहाँ मूव कर जाएंगी, बिकॉज इम्प्यूरिटीज आर मोर प्रोन टूवर्ड्स इन मॉल्टन सिस्टम। इम्प्यूरिटीज मॉल्टन सिस्टम में ज़्यादा रहना पसंद करती हैं बिकॉज ऑफ एंट्रोपी सपोर्ट। ये आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। इम्प्यूरिटीज की रेंडमनेस कहाँ ज़्यादा होगी, सॉलिड सिस्टम में या लिक्विड सिस्टम में? तो जाहिर सी बात है लिक्विड सिस्टम में ज़्यादा होगी। ठीक है, तो नीचे चली जाएंगी। ये ऐसा ही प्रोसेस है जैसे सर्दियों में झील या नदी जमती है। तो जमती तो कैसे जमेगी, पहले टॉप लेयर, फिर धीरे धीरे लेयर ग्रो करेगी। और आइस जो जमती इट इज प्योर वाइट। इसका क्या मतलब निकला, जिसके अंदर जितनी धूल मिट्टी वाली गंदगी सब नीचे सेटल हो रही है, क्योंकि उसे पता है कि नीचे सॉलिबिलिटी ज़्यादा है। तो वैसा ही यहाँ पर है। इसलिए नदी तालाब कितना भी गंदा क्यों ना हो, आइस इज प्योर वाइट, क्योंकि इम्प्यूरिटीज नीचे मूव कर जाती है। वैसे ही इम्प्यूरिटीज यहाँ मूव कर गई। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट T1 था, इसका मेल्टिंग पॉइंट T2। तो T2 लेस हो जाएगा T1 से। फिर इसी तरह बार बार बढ़ते जाओगे। हर जोन क्या करेगी, ऊपर वाली जोन की इम्प्यूरिटीज को ऐड करते हुए लाएगी। इस जोन की इम्प्यूरिटी ऐड होते होते करते करते फाइनली आप यहां पहुंच जाएंगे। सारी इम्प्यूरिटी लास्ट जोन में आएगी। और रॉड को यहां से कट कर दो। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, दिस इज व्हाट, रिफाइंड मेटल। और लगातार मेल्टिंग पॉइंट घटता जाएगा, क्योंकि हर नीचे वाली जोन में ऊपर वाली सभी जोन्स की इम्प्यूरिटीज ऐड होती जा रही हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज जोन रिफाइन। लास्ट में देखें, 10th इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या करते हैं, इम्प्योर ब्लॉक ऑफ मेटल को बना देते हैं एनोड। प्योर स्ट्रिप ऑफ मेटल को बनाएंगे कैथोड। इम्प्योर ब्लॉक ऑफ मेटल इज मेड एज एनोड, प्योर स्ट्रिप ऑफ मेटल इज मेड एज कैथोड। फिर इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेम मेटल, सेम metal salt is used
और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मॉल्टन भी हो सकता है और एक्वस। ये डिपेंड करेगी पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर वो हाइड्रोजन से ऊपर मेटल है तो ये अगर लेंगे तो मॉल्टन और ये लेंगे तो एक्वस। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता ही है, स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम एंडिंग एट फ्लोरीन। फ्लोरीन की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बात मेटल की हो रही, तो प्लेटिनम ले लिया। तो ये है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या करना है, impure block of metal is made as anode, this is impure block, और pure strip of metal like this cathode, और इसको कनेक्ट कर दिया लाइक प्लस एंड माइनस इस तरीके से, और इलेक्ट्रोलाइट लिया सेम मेटल का जिसमें वही मेटल आयन हो, लेट्स से Mn प्लस। तो ऐसे में क्या होगा, रिएक्शन देखिएगा, मेटल सॉलिड एनोड से जाएगा Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन, यानी मेटल घुल के कहाँ जाएगा, Mn प्लस में, और दिस वी कॉल्ड एज एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन, AHCR, एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन। फिर Mn प्लस गेनिंग n इलेक्ट्रॉन गिविंग मेटल सॉलिड कैथोड, ये कैथोड पे डिपॉजिट हो गया। फाइनली दिस इज कॉल्ड एज कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन, और दोनों को ऐड किया तो क्या मिल जाएगा, ये कैंसिल, मेटल सॉलिड एनोड गोज टू मेटल सॉलिड कैथोड। दिस इज कॉल्ड एज नेट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिएक्शन। यानी फाइनल रिएक्शन यही होनी है, क्या होनी है, ये घुलेगा और ये थिक होता जाएगा। जैसे एक मेटल Mn प्लस में आएगा तुरंत इस पे डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस विल रिमेन कांस्टेंट, और कुछ इम्प्यूरिटीज गिरेंगी यहाँ पे, कुछ इम्प्यूरिटीज गिर जाती है एनोड नीचे, वी कॉल दिस एज एनोड मड, वी कॉल दिस एज एनोड मड। तो कॉपर या सिल्वर इनके लिए यूज होती हैं। कॉपर यूज करेंगे तो इम्प्योर ब्लॉक ऑफ कॉपर इज मेड एज एनोड, प्योर स्ट्रिप ऑफ कॉपर इज मेड एज कैथोड। सिल्वर यूज किया तो इम्प्योर ब्लॉक सिल्वर, प्योर स्ट्रिप ऑफ सिल्वर इज यूज्ड एज एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारा थर्ड स्टेप, ठीक है। इन 3 स्टेप्स में आप पूरी मेटलर्जी की डिटेल आ गई है। फर्स्ट रिगार्डिंग कंसंट्रेशन, सेकेंड रिगार्डिंग रिडक्शन सपोर्टेड बाय लिंघम डायग्राम, एंड थर्ड इज प्यूरिफिकेशन ऑब्लिक रिफाइनिंग। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे कुछ कॉमन मेटल्स की मेटलर्जी डिस्कस कर लेंगे, तो ये अपना ये टॉपिक हो जाएगा।